नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। प्यार भरा स्वागत है आप सभी का रेडियो उड़ान के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर। फ्रेंड्स, डिसेबल्ड कम्युनिटी विविध रंगों से बनी, विविध छटाओं से बनी एक ऐसी कम्युनिटी है जो मैसेज देती है शिक्षा का, समावेशिता का, सुगम्यता का, आदर का और कला का। और यही मैसेज देश और दुनिया की आम जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है रेडियो उड़ान। अपने हर एक प्रोग्राम के माध्यम से हम शिक्षा, सुगम्यता, कला और साहित्य तथा समावेशिता का मैसेज देने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके प्यार से, आपके मिल रहे सहयोग, कमेंट्स से, आपके ईमेल से आप रेडियो उड़ान पर खूब प्यार बरसाते हैं। इसी प्यार के माध्यम से, इसी प्रोत्साहन के माध्यम से हमें अपने प्रोग्राम्स को सही दिशा में रखने की शक्ति मिलती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि रेडियो उड़ान के सभी प्रोग्राम्स आप लाइव भी सुनते होंगे, जो कि आप सुन सकते हैं www.radioudan.com की वेबसाइट पर जाकर प्ले बटन दबाने के साथ ही। इसी के साथ अगर आपने अभी तक रेडियो उड़ान की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो कोई बात नहीं, अभी आप जाएं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर, दोनों ही पर हमारी ऐप उपलब्ध है। और साथ ही आप लाइव स्ट्रीमिंग वेबकास्ट साइट्स के साथ भी रेडियो उड़ान को लाइव सुनने का मजा ले सकते हैं। एंड डोंट वरी, अगर आप कोई शो मिस कर भी देते हैं तो इसे YouTube पर हमारे चैनल पर जरूर सर्च कीजिएगा, जिसे हम आपके लिए अवेलेबल रखने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, रेडियो उड़ान से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स के माध्यम से तथा इंस्टा के माध्यम से समय समय पर देते रहते हैं, जिन्हें आप फॉलो भी करते हैं, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है आज के प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की शुरुआत करने का, तो अब आपका और समय नहीं लेंगे, फटाफट प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस के साथ। केरल में होने जा रहा है ओलंपिक से भी बड़ा खेल आयोजन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय तथा जम्मू कश्मीर स्कैम्स भर्ती एजेंसियों को दिव्यांगों के लिए कुल 4% आरक्षण की करनी होगी गणना। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिस्चार्ज के लिए फिट माने जाने वाले 1,500 से भी ज्यादा महिला और पुरुष क्यों हैं फंसे हुए। दिल्ली पुलिस ने कमाल कर दिया, गूगल से लापता गांव ढूंढ दिव्यांग बच्चे को पहुंचाया घर पर। दिव्यांग बच्चों को करियर की राह दिखाती शिक्षिका, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं तारीफ। पीएम मोदी ने पोर्ट्रेट भेंट करने वाली दिव्यांग कलाकार को भेजा प्रशस्ति पत्र, बताया असाधारण प्रतिभा। बाघमारा में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं को देंगे 2,500 रुपए। महाराष्ट्र में दिव्यांगों की महारैली, मतदान जागृति की दिशा में एक पहल। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2001 में सेवा मुक्त हुए विकलांग सैनिक के लिए विकलांगता लाभ के 3 वर्ष तक सीमित करने की मांग करने वाली सेना की याचिका की खारिज। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज आपको पहली खबर सुनवाते हैं केरल से। क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक की तर्ज पर कोई स्कूली खेल आयोजन भी किया जा सकता हो? लेकिन ये सचमुच हो रहा है। केरल के सामान्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है वार्षिक मेगा खेल आयोजन एर्नाकुलम जिले में, जिसमें 24,000 से भी युवा एथलीट 17 स्थानों पर 39 खेल आयोजनों में भाग लेंगे। केरल के स्कूली खेल आयोजन को और भी खास बनाने वाली बात है समावेशी खेल नामक एक श्रेणी, जिसका उद्देश्य है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा में लाना। खेल आयोजन का एक और पहलू है संयुक्त अरब अमीरात UAE के 8 स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की भागीदारी। इस तरह के विशाल आयोजन का और प्रबंधन का, जो अगर पैमाने में हिसाब देखा जाए तो ओलंपिक से भी बड़ा है, ने पर्दे के पीछे काम करने वालों को आश्चर्यचकित कर दिया है। सामान्य शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि बस इसकी विशालता देखिए। हालांकि उन्होंने कहा है कि विभाग के पास मौजूद विशाल कार्यबल की मदद से सब कुछ सटीकता के साथ तैयार और योजनाबद्ध किया गया है।
सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने बातचीत में कहा कि इस आयोजन ने वास्तव में हमारे राज्य में स्कूली खेलों के परिदृश्य को बदल कर रख दिया। इस साल के ओलंपिक मॉडल खेल आयोजन को जो चीज वास्तव में खास बना रही है वो है समावेशिता, इसके प्रति अटूट प्रतिबद्धता। इस आयोजन को लघु ओलंपिक की तरह आयोजित करके हमने दुनिया के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण स्थापित किया है। हमने दिखाया है कि हर बच्चा, चाहे उसकी क्षमताएं जो भी हो, भाग लेने और उत्कृष्टता प्राप्त करने का अवसर पाने का हकदार है। उन्होंने आगे कहा कि सामान्य शिक्षा विभाग ने ये सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं कि कोई भी बच्चा पीछे न छूट जाए। हमने युवा प्रतिभाओं को निखारने का और आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की कोशिश की है। अलग अलग क्षमताओं के साथ बच्चों को एक ही प्रतियोगिता में भाग लेते देखना मेरे दिल को आशा से भर देता है। 24,000 प्रतिभागियों को कैसे चुना गया, इसके बारे में बताते हुए अधिकारी कहते हैं कि अगर आप छात्रों की संख्या देखें तो हमारा सामान्य शिक्षा विभाग बहुत बड़ा है। विभाग के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में 47 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। केरल स्कूल स्पोर्ट्स मीट की तैयारी में पहला कदम उप जिला स्तर पर खेल मीट आयोजित करना था। अधिकारियों ने उम्मीद की है कि ये केरल मॉडल खेल प्रतियोगिता हर साल आयोजित की जाए और उन्होंने कहा है कि हमने स्कूली खेलों में केरल मॉडल बनाया है और अगर आने वाले सालों में इस मॉडल का पालन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि 5 साल बाद खेल हमारे बच्चों के जीवन का हिस्सा ही बन जाएंगे और वे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकेंगे। दोस्तों, केरल को खेल क्षेत्र में चमकाने के सपने पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केरल स्कूल खेल प्रतियोगिता को और भी सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने आगे कहा है कि राज्य सरकार खेल बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण कार्यक्रम और समावेशी प्रथाओं में निवेश करना जारी रखेगी। साथ मिलकर हम अपने बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, एक ऐसा भविष्य जो सपनों, आकांक्षाओं और अनगिनत उम्मीदों से भरा हो। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं जम्मू कश्मीर से। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नियमों के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण, जैसा कि 2005 के जम्मू कश्मीर आरक्षण नियमों में उल्लिखित है, एक समग्र क्षैतिज आरक्षण का गठन करता है जो व्यापक रूप से लागू होता है और विभाजित श्रेणी विशिष्ट कोटा के रूप में कार्य नहीं करता है। जम्मू कश्मीर आरक्षण नियम 2005 के संशोधित नियम 4 के अधिदेश पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल और संजय धर की पीठ ने कहा कि ये न्यायालय इस विचार पर है कि आरक्षण नियम 2005 के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया गया 4% का आरक्षण समग्र क्षैतिज आरक्षण है, न कि विभाजित क्षैतिज आरक्षण। दोस्तों, आपको बता दें कि ये टिप्पणियां सैयद शैफ्ता आफरीन बल्खी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आई हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद के लिए उम्मीदों के चयन को चुनौती दी थी। अगस्त 2023 में जारी एक अधिसूचना में 69 ऐसे पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था जिनमें शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए 3 आरक्षित पद शामिल थे। बल्कि जिन्होंने ओपन मेरिट की श्रेणी के तहत परीक्षा में भाग लिया था ने तर्क दिया है कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण विभाजित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आरक्षित सीटों को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी जैसे कि ओपन मेरिट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग से आवंटित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केवल ओपन मेरिट श्रेणी के भीतर आरक्षण प्रदान करके चयन प्रक्रिया ने इस सिद्धांत की अवहेलना की है, जिसके परिणाम स्वरूप अन्य ऊर्ध्वाधर श्रेणियों के उम्मीदवारों को बाहर रखा गया, जो शारीरिक रूप से विकलांग कोटे के लाभान्वित हो सकते थे। इसी बीच जे.एंड.के लोक सेवा आयोग ने जवाब दिया है कि इसकी प्रक्रिया 2005 के आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करती है, जो 4% कोटा को समग्र क्षैतिज आरक्षण के रूप में वर्गीकृत करता है। इस प्रकार कोटा को प्रत्येक ऊर्ध्वाधर श्रेणी के भीतर अलग अलग लागू करने के बजाय कुल सूची पर लागू किया जाता है।
न्यायालय ने समग्र और विभाजित रूपों के बीच अंतर करते हुए क्षैतिज आरक्षण का व्यापक विश्लेषण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों से आकर्षित होकर न्यायालय ने क्षैतिज आरक्षण को 2 प्राथमिक प्रकारों की व्याख्या दी है। दोस्तों, इस केस के अंत में निष्कर्ष निकालते हुए 2005 के जम्मू कश्मीर आरक्षण के नियमों के तहत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 4% आरक्षण वास्तव में एक समग्र क्षैतिज आरक्षण है, इस बात को न्यायालय ने मान लिया है और न्यायालय ने याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाकर खारिज कर दिया है। दोस्तों, अगली खबर सुनते हैं दिल्ली से। दिल्ली पुलिस ने गूगल की मदद से एक अनोखा अनसुना गांव खोज निकाला और वहां पर दिव्यांग बच्चे को वापस लौटाया। ये गांव है यूपी के दादरी के पास का। फिर गूगल मैप से उस गांव को चिन्हित कर इंटरनेट से वहां के प्रधान का नंबर हासिल किया गया, जिसके बाद उस परिवार को खुशियां मिल सकी जहां से बच्चा गायब था, जिनका 14 साल का मानसिक रूप से दिव्यांग बेटा पिछले 1 महीने से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। वो भटक कर दिल्ली आ पहुंचा था। दोस्तों, खबर आती है नई दिल्ली से। सरकारी डेटा की माने तो डिस्चार्ज के लिए फिट माने जाने वाले 1,500 से भी ज्यादा पुरुष और महिलाएं देश भर में मानसिक स्वास्थ्य संगठनों में दुख में जी रहे हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि सिस्टम में अड़चने हैं, इसीलिए ये लोग अड़चन में फंसे हुए हैं। परिवार का समर्थन न मिलना, नौकरशाही में देरी, सीमित पुनर्वास योजनाएं और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, इनके चलते इन लोगों की जिंदगी बदहाल हो रही है। ये विफलता कानून के तहत सामुदायिक जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रही है और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार की जरूरत पर जोर देती है। दोस्तों, आखिर मामला क्या है? तो आइए जानते हैं कि सितंबर 2023 में खबर आई थी कि डिस्चार्ज के लिए फिट माने जाने वाले 1022 से भी ज्यादा महिला और पुरुष महाराष्ट्र में मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में बंद हैं, जिनमें से 300 से भी ज्यादा 1 दशक से ज्यादा समय से संस्थागत है। एक और खबर में बताया गया कि महाराष्ट्र के येरवड़ा में क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में 37 में से 15 व्यक्ति हैं जो ठीक हो चुके हैं, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किए जा रहे क्योंकि उनके परिवारों ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। उनके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। मनोचिकित्सक हरीश शेट्टी द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर याचिका से पता चला कि 350 से भी अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जो छुट्टी के लिए फिट घोषित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्डों द्वारा उनके आवेदनों की समीक्षा नहीं की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने 2022 और 23 में अपने दौरे के दौरान पाया था कि मानसिक बीमारी से ठीक हो चुके 2000 से भी अधिक महिला और पुरुष अभी भी विभिन्न अस्पतालों में बंद हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के 4 अस्पतालों में लगभग 900 व्यक्ति शामिल थे। जनवरी 2023 में NHRC ने राज्य सरकारों को छुट्टी के लिए फिट माने जाने वाले लोगों की अवैध हिरासत के बारे में नोटिस जारी किया और इन प्रतिष्ठानों की स्थिति को दयनीय और अमानवीय बताया। इसने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017 में उल्लिखित मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को बिना किसी बाधा के, बिना किसी चुनौती के या बिना किसी बाधा के सामुदायिक जीवन जीने के अधिकार की गारंटी देने में राज्य सरकारों की विफलताओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ये अधिनियम सामुदायिक सुविधाओं की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, जैसे कि हाफ वे होम, समूह गृह, आश्रय आवास या समर्थित रहने की व्यवस्था। फिर भी इन घरों के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की विफलता के कारण देश भर में 1,500 से भी अधिक महिला पुरुष मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में बंद हैं, जबकि उन्हें अभी तक छुट्टी दे दी जानी चाहिए थी। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने हाल ही में पाया कि राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण SMHA माने के स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी और सरकारी विभागों के बीच समन्वय ही नहीं है, जिसके कारण व्यक्तियों को हाफवे होम में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। DPWD के अधिकारियों के अनुसार इस मुद्दे में हाफवे होम की कमी एक मामूली कारक है। ये केवल कुछ जिलों में ही सच है। छुट्टी ना मिलने के पीछे एक कारण अंतराल भी है। अंतराल परिवार के समर्थन की कमी, नौकरशाही की देरी, व्यापक पुनर्वास योजनाओं की अनुपस्थिति और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी से होता है।
हालांकि भले ही ये अंतराल और देरी से हल हो जाए, कम से कम 8 राज्य ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल सभी फिट घोषित व्यक्तियों को समायोजित नहीं कर पा रहे और उनके पास पर्याप्त घर भी नहीं है। दोस्तों, 23 अक्टूबर 2024 तक पश्चिम बंगाल में MHE में 796 ऐसे लोग हैं, लेकिन इनके लिए हाफवे होम में केवल 88 और व्यक्तियों की जगह बाकी है। उत्तराखंड के होम में पुरुषों को भर्ती करने की क्षमता ही नहीं है। त्रिपुरा में 50 व्यक्तियों की क्षमता वाला केवल एक हाफवे होम है, जबकि वर्तमान में 61 लोग MHE में दुखद स्थिति में जी रहे हैं। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद से भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सिस्टम को ठीक करने के लिए सतही प्रक्रियाओं की बजाय वास्तविक अनुपालन करना आवश्यक है। राजनेताओं को 2017 मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम के तहत सामुदायिक जीवन का अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं एक कोर्स के बारे में सूचना। कोर्स का नाम है ट्रेडमार्क कानून यानी ट्रेडमार्क लॉ। ट्रेडमार्क कानून, ट्रेडमार्क लॉ, पंजीकरण से मुकदमेबाजी तक, कोर्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी। एडवोकेट राहुल बजाज एक प्रसिद्ध विकलांगता अधिकार वकील, बौद्धिक संपदा कानून के विशेषज्ञ भी है। वो ट्रेडमार्क कानून पर एक ऑनलाइन कोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रेडमार्क कानून ब्रांड्स का कानून होता है, जैसे कि आधे खाए हुए सेब का निशान, एप्पल का निशान, जिसका उपयोग एप्पल कंप्यूटर को दर्शाने के लिए किया जाता है, ये उनका ट्रेडमार्क कहलाता है। ये कोर्स ट्रेडमार्क कानून की बुनियादी बातों को कवर करता है और कानून के छात्रों, युवा वकीलों और अन्य लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। जो ट्रेडमार्क कानून के बारे में अधिक जानना चाहते हैं या इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, वे लोग कृपया जरूर पंजीकरण करें जल्द से जल्द। कक्षाएं 20 नवंबर से शुरू हो रही है। पंजीकरण के लिए आपको लिंक मिल सकता है www.livelawacademy.com पर। याद रहे www.livelawacademy.com पर। दोस्तों, दिव्यांग बच्चों के माता पिता उनके जीवन यापन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। इन बच्चों के करियर को निर्माण करने की भी एक बड़ी दिक्कत आ सकती है।
प्राइमरी स्कूल डंभौरा गंगापुर की प्राध्यापिका दीपमाला पांडे इस समस्या के समाधान के लिए लगातार काम कर रही हैं। दीपमाला दिव्यांग जन स्वावलंबन प्रदर्शनी के माध्यम से अभिभावकों को जागृत करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में दीपमाला की प्रशंसा कर चुके हैं। प्रधान अध्यापिका दीपमाला पांडे दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चर्चा में रही हैं। उन्होंने इसके लिए वन टीचर वन कॉल अभियान शुरू किया था। अभियान से जुड़े शिक्षक गांव-गांव जाकर दिव्यांग बच्चों को तलाशते हैं और फिर किसी न किसी स्कूल में दाखिला सुनिश्चित कराते थे। कोरोना काल में इस अभियान के कारण बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों का स्कूलों में प्रवेश हो पाया। दीपमाला अब दिव्यांग बच्चों के करियर को निर्माण करने का कार्य कर रही है। उनका मकसद दिव्यांग बच्चों को स्वावलंबी बनाना है ताकि उनका जीवन आसान हो सके। इसके लिए वो दिव्यांगजन स्वावलंबन प्रदर्शनी का आयोजन भी करती है। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपमाला के प्रयास का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आज देश में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। मुझे उत्तर प्रदेश में हो रहे ऐसे ही एक प्रयास वन टीचर वन कॉल के बारे में पता चला। बरेली में यह अनूठा प्रयास दिव्यांग बच्चों को नई राह दिखा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व कर रही है डंभौरा गंगापुर में स्कूल की एक प्रधान अध्यापिका दीपमाला पांडे। दिव्यांगजनों के लिए दीपमाला और साथी शिक्षकों के इस नेक प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा हर प्रयास हमारे देश के भविष्य को संवारने वाला है। दोस्तों, अब आपको खबर सुनवाते हैं वडोदरा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग कलाकार दिया गोसाई को प्रशस्ति पत्र भेजकर उन्हें धन्यवाद दिया है। दिया ने 28 अक्टूबर को एक रोड शो के दौरान पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को एक पोर्ट्रेट भेंट की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग कलाकार दिया गोसाई को प्रशस्ति पत्र भेजा। दिया ने 28 अक्टूबर को रोड शो के दौरान पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को एक पोर्ट्रेट भेंट की थी। डाक के जरिए दिया को भेजे पत्र में पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि मैं और स्पेन के पीएम ने पोर्ट्रेट देखकर बहुत खुश हुए। पीएम ने कहा, आपके हाव भाव ने स्पेन के लोगों के प्रति भारतीयों के प्रेम और स्नेह को दिखाया है। मुझे बहुत ही खुशी है कि आपको ईश्वर से ऐसी असाधारण प्रतिभा मिली है। श्री मोदी ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से गुजरात के युवा अपना योगदान दे रहे हैं, मुझे गुजरात के उज्जवल भविष्य को लेकर पूरी तरह से आश्वासन है। दोस्तों, आइए अब आपको खबर सुनवाते हैं झारखंड से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से एक दिन पहले झारखंड के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों की पेंशन राशि बढ़ा दी जाएगी। श्री अमित शाह ने कहा कि 23 नवंबर के बाद झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। दिव्यांगों, महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर को कमल के निशान पर बटन दबाकर ढूलू महतो के भाई शत्रुघ्न महतो को जिताने की अपील भी की। श्री अमित शाह मंगलवार को धनबाद जिले की बाघमारा विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के पक्ष में प्रचार करने आए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए शासकीय स्तर पर विविध उपक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में अमरावती जिले में भी सामान्य मतदाताओं के साथ दिव्यांग मतदाताओं का भी मतदान प्रतिशत बढ़ सके, इस उद्देश्य से नेहरू मैदान से लेकर जिला स्टेडियम तक तिरंगा महारैली का आयोजन किया गया था। मतदाता जन जागृति महारैली में महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन शाखा अमरावती के सदस्यों ने भी सहभाग लिया। रैली में महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संगठन शाखा बिजली विभाग मुंबई के अध्यक्ष विलास शिंदे, दर्शन धानोरकर, कई मान्यवरों के साथ साथ दिव्यांग कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से।
यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसमें विकलांगता पेंशन के ब्रॉड बैंडिंग के बकाया को 2001 में विकलांग सैनिक की सेवा मुक्ति की तिथि से 3 वर्ष की अवधि तक सीमित करने की मांग की गई थी। 30% वाले विकलांगता वाले आवेदकों को पेंशन के विकलांगता तत्व का 50% पर पूर्णांकित लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। जैसा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार विकलांगता पेंशन का ब्रॉड बैंडिंग कहा जाता है। न्यायालय ने यूनियन के इस तर्क को खारिज कर दिया कि राउंडिंग लाभ के अनुदान के कारण पेंशन भोगी को मिलने वाला बकाया भी लाभ AFT के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करने से 3 वर्ष पहले तक सीमित होना चाहिए। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम राम अवतार 2014 का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन भोगी को राउंडिंग लाभ के अनुदान के कारण मिलने वाला बकाया लाभ AFT के समक्ष मूल आवेदन दाखिल करने से 3 वर्ष पहले तक सीमित होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि विकलांग सैनिक को विकलांगता पेंशन के पूर्णांकन का लाभ पाने तक तथा राम अवतार के मामले में न्यायाधीश के निर्णय के पश्चात अर्जित कार्रवाई का कारण प्राप्त करने का अक्षम्य अधिकार है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत फिर से एक बार प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों प्रोग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी आया है प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन, जिसका नाम है DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट्स सेक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेक्शन के तहत हम आपको सुनवाते हैं DEPWD यानी डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की तरफ से लेटेस्ट और ऑथेंटिक फेसबुक अपडेट्स। आशा करते हैं आप इस सेक्शन का लाभ जरूर उठा रहे हैं और इस सेक्शन से मिल रही जानकारी को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन की। दोस्तों इस पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि OPAI के दिल्ली चैप्टर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक दिवस के अवसर पर हिंदी भवन में 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने पैरा एथलीटों के लिए पहुंच और सहायता में सुधार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी में प्रमुख विकलांगता डेटा अंतर्दृष्टि और प्रगति पर प्रकाश डाला। दोस्तों इस पोस्ट के साथ ही डिपार्टमेंट ने शेयर की है सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी की कुछ तस्वीरें, जिसमें वो मंच पर माइक के सामने सबसे बात करते हुए और अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं। दोस्तों डिपार्टमेंट अपनी अगली पोस्ट के साथ बताते हैं कि भारतीय पैरा एथलीट विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता सुवर्णा राज ने रोम में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन यानी यूनाइटेड नेशंस SDG एक्शन अवार्ड जीता है। इस पोस्ट के साथ साथ उन्होंने इस न्यूज़ की एक लिंक भी इस पोस्ट पर शेयर की है और इसी के साथ उन्होंने एक्टिविस्ट सुवर्णा राज की एक हंसती हुई प्यारी सी मुस्कान के साथ तस्वीर भी साझा की है, जिसमें वो पीले ड्रेस में एक्शन नामक एक बोर्ड पकड़े हुए नजर आती है। फोटो में उनकी व्हीलचेयर भी साफ साफ देखी जा सकती है। इसके पश्चात डिपार्टमेंट अपनी अन्य पोस्ट में उनके बारे में लिखते हैं कि सुवर्णा राज एक प्रसिद्ध पैरा एथलीट और जुनूनी विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता है, जिन्होंने 2024 संयुक्त राष्ट्र SDG एक्शन अवार्ड जीता है। सुवर्णा को सुलभता, सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन के लिए उनके अथक काम के लिए चेंज मेकर फाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया है। दोस्तों डिपार्टमेंट ने इसी के साथ साथ सुवर्णा जी का अवार्ड के साथ एक फोटो भी साझा किया है, जिसमें वे मुस्कुराती हुई हर्षित अवार्ड को पकड़े हुए नजर आती है। दोस्तों अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं #सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत। विभाग लिखते हैं कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
इसी के साथ साथ एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट शेयर करते हैं कि दिव्यांगों के लिए एडिप योजना 28.97 लाख लाभार्थियों को सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करती है। दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना 839.74 करोड़ रुपए की लागत से 2,59,000 दिव्यांग छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। दिव्यांगों के लिए विशिष्ट दिव्यांगता आईडी अब तक पूर्ण भारत में कुल 1.11 करोड़ अद्वितीय दिव्यांगता आईडी कार्ड बना चुका है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट बताते हैं, जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत समग्र क्षेत्रीय केंद्र गोरखपुर द्वारा सिद्धार्थ नगर के यूनियाफ ब्लॉक में दिव्यांग पुनर्वास में नवाचार यानी कि इनोवेशन इन डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन इस विषय पर एक दिवसीय जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर 250 से भी अधिक दिव्यांगजन, उनके माता पिता, पुनर्वास विशेषज्ञ और किशोर प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग पुनर्वास में नए दृष्टिकोण और तकनीकों के बारे में जागरूकता फैलाना, समाज को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना था। दोस्तों, आइए अब आपको सुनवाते हैं डिपार्टमेंट की अगली पोस्ट, जो कि है रेडियो उड़ान के बारे में। जी हाँ, सबके लिए एक समावेशी और सुलभ भारत की ओर एक सशक्त कदम प्रोफेसर अमिता धांडा के साथ रेडियो उड़ान पर आरजे दानिश महाजन ने की है खास बातचीत, जिसके बारे में डिपार्टमेंट ने पोस्ट साझा करते हुए कार्यक्रम की एक ग्राफिक भी साझा की है, जिस पर लिखा गया है, बदलता दौर, hosted by Danish Mahajan, sharing success stories and discussing disability-related issues every Sunday at 9 p.m. on Radio Dan. डिपार्टमेंट आगे लिखते हैं कि इस खास बातचीत में जाने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक राइट टू एक्सेसिबिलिटी फैसले के मायने। ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी OPAI के दिल्ली चैप्टर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक दिवस के अवसर पर हिंदी भवन में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग MSJE के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने पैरा एथलीटों के लिए पहुंच और सहायता में सुधार के लिए सहायक प्रौद्योगिकी में प्रमुख विकलांगता डेटा अंतर्दृष्टि और प्रगति पर प्रकाश डाला। इस पोस्ट के साथ साथ कार्यक्रम से जुड़ी कई तस्वीरें भी डिपार्टमेंट ने फेसबुक पेज पर साझा की है, जिनमें सचिव श्री राजेश अग्रवाल जी को मंच पर लोगों से बात करते हुए तथा मंच पर मौजूद अन्य मान्यवरों के साथ देखा जा सकता है। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स दिवस मनाना उन प्रगति, विशेषज्ञता और समर्पण का सम्मान करना है जो व्यक्तियों को सीमाओं से परे जाने और जीवन को पूरी तरह से अपनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। आज हम उन नवोन्मेषों को, चिकित्सकों और उपयोगकर्ताओं को पहचानते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी को प्रेरित करते हैं और संभावनाओं को फिर से परिभाषित करते हैं। इसी पोस्ट के साथ साथ इंटरनेशनल प्रोस्थेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट डे 5 नवंबर के लिए डिपार्टमेंट ने एक ग्राफिक भी साझा किया है, जिसमें पैर के प्रोस्थेटिक्स के विभिन्न पार्ट्स देखे जा सकते हैं तथा पैरों के चित्र भी इसमें शामिल है, जिसमें अलग अलग प्रकार की पैरों की छाप भी देखी जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये DEPWD MSJE फेसबुक अपडेट सेक्शन यही समाप्त होता है। आशा है इस जानकारी से आप लाभान्वित हो रहे हैं, इस ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी का पूरा लाभ उठा रहे हैं। बहरहाल वक्त हो चला है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को यहीं समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले सुनते जाइए आज के शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। केरल में होने जा रहा है ओलंपिक से भी बड़ा खेल आयोजन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय तथा जम्मू कश्मीर स्कैम्स भर्ती एजेंसियों को
दिव्यांगों के लिए कुल 4% आरक्षण की करनी होगी गणना। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में डिस्चार्ज के लिए फिट माने जाने वाले 1,500 से भी ज्यादा महिला और पुरुष क्यों हैं फंसे हुए। दिल्ली पुलिस ने कमाल कर दिया, गूगल से लापता गांव ढूंढ दिव्यांग बच्चे को पहुंचाया घर पर। दिव्यांग बच्चों को करियर की राह दिखाती शिक्षिका, प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं तारीफ। पीएम मोदी ने पोर्ट्रेट भेंट करने वाली दिव्यांग कलाकार को भेजा प्रशस्ति पत्र, बताया असाधारण प्रतिभा। बाघमारा में अमित शाह का बड़ा ऐलान, बुजुर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं को देंगे 2,500 रुपए। महाराष्ट्र में दिव्यांगों की महारैली, मतदान जागृति की दिशा में एक पहल। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 2001 में सेवा मुक्त हुए विकलांग सैनिक के लिए विकलांगता लाभ के 3 वर्ष तक सीमित करने की मांग करने वाली